नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन देशों के बीच के फर्क में। नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन शब्द कई बार इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि दोनों सेम नहीं है। देयर आर सम डिफरेंसेस इन बोथ। तो इसी फर्क को हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। अगर आप अनअकैडमी के मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज के अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस हैंडल पर उपलब्ध हूं। अगर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो pathfinder_UPSC हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पाथफाइंडर चैनल के सभी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर मौका अभी नहीं हो सकता है। 28 अप्रैल से पहले पहले 4 ऑफर्स चल रहे हैं इस वक्त सब्सक्रिप्शन पर। पहले ऑफर के तहत आपको ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा कोर्स पर, तो आपको एक साथ पैसा नहीं देना है। यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स और इसके लिए आपको हमारी टीम पूरा गाइड करेगी। ऑल यू हैव टू डू इज फिल दिस फॉर्म। bit.ly वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और वहां से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सेकंड ऑफर के तहत आपको 20 किताबें प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा जिससे कि आपको नोट्स प्रिंट करवाने का झंझट नहीं रहेगा। आपको केवल इन किताबों को पढ़ना है और लेक्चर्स को फॉलो करना है। तीसरा ऑफर है कि आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी टिल 31 जुलाई 2022 अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 23 अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर प्रीलिम्स की डेट जुलाई से आगे चली जाती है तो प्रीलिम्स की डेट तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। इसका फायदा ये है कि आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आप लगातार अपने टीचर्स के संपर्क में रह सकते हैं। चौथा ऑफर ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं महिपाल तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कोर्सेज पर। सो यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। अगर आप कोड यूज कर लेते हैं तो फिर आपको ये प्राइस 1 साल के सब्सक्रिप्शन का पे करना है और ये 2 साल का। अब आज जिन नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, आइए एक बार उनको मैप पर भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। तो यहां पर 5 देश हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। आइए एक एक करके उन सबके बारे में जानते हैं। पहले ये समझ लो कि उत्तरी यूरोप में जो ये वाला एरिया है इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो ये जो भूभाग अलग से निकल रहा है यूरोप महाद्वीप से, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो यहां पर सबसे पहला हमारा देश है नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल है ऑस्लो। दूसरा देश है स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नोबेल प्राइज ऑस्लो में मिलता है, कौन सा स्टॉकहोम में मिलता है। तीसरा देश है फिनलैंड। तो ये है फिनलैंड और इसका कैपिटल है हेलसिंकी। चौथा देश है डेनमार्क। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर स्थित नहीं है, यूरोपियन महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिजिकली वो स्वीडन और नॉर्वे के काफी नजदीक है और डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन और यहां पर स्वीडन के बीच में बहुत ही पतला सा एक वाटर बॉडी है और इसके ऊपर इन्होंने एक ब्रिज भी बना दिया है। ओरेसुंड ब्रिज यहां से निकलता है तो ये माल्मो और कोपेनहेगन शहरों को ज्वाइन कर देता है। तो आप डायरेक्टली कोपेनहेगन से स्कैंडिनेविया में ड्राइव भी कर सकते हैं। डेनमार्क की 2 टेरिटरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक है फैरो आइलैंड्स जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है और उसके बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो ये बहुत बड़ा है साइज में ग्रीनलैंड, लेकिन यहां पर कोई रहता नहीं है, ज्यादा आबादी नहीं है, केवल कुछ हजार की आबादी है यहां पर। परमानेंट सेटलमेंट्स बहुत ही कम है। तो ये मत समझना कि डेनमार्क बहुत बड़ा देश है, डेनमार्क की ज्यादातर आबादी यहीं पर रहती है। 5वां देश है आइसलैंड। आइसलैंड भी आपको देखने में थोड़ा ठीक ठाक साइज का लग रहा होगा, लेकिन इसकी आबादी ज्यादा बड़ी नहीं है। 3.5 लाख के आसपास यहां आबादी है और इसका कैपिटल है रेक्याविक। ठीक है, इसको रेक्जाविक नहीं बोलते हैं, मैंने भी शायद किसी एक आध लेक्चर में रेक्जाविक बोल दिया था। इसको कहते हैं रेक्याविक, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो ये 5 देश हैं जो नॉर्डिक या स्कैंडिनेविया की हमारी डेफिनेशंस में इंक्लूडेड हैं। फिर कुछ वाटर बॉडीज हैं, उनका भी नाम ध्यान रख लो, ज्योग्राफी के अंदर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो एक है गल्फ ऑफ बोथनिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। एक है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये वाला है गल्फ ऑफ फिनलैंड जो एस्टोनिया और फिनलैंड को सेपरेट करता है। फिर है बाल्टिक सी। तो ये बाल्टिक सी है और इसके किनारे 3 बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुएनिया और ये रहा कलिनिनग्राड। तो इनकी हिस्ट्री एक समान है, कल्चर और लिंग्विस्टिक रूट्स भी काफी मिलती जुलती हैं। इनफैक्ट अगर आप इन 4-5 देशों में जो करेंसी है उसका नाम जानोगे तो वो सब में क्रोना, क्रोने, इस तरह की अलग अलग स्पेलिंग है जो हमें अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सब में क्रोन या क्रोना जैसे ही नाम है। तो इनमें लिंग्विस्टिक समानताएं भी देखी जा सकती है। मिडिल एजेस में रहने वाले इन वाइकिंग्स का अपना एक अलग धर्म था और ये नॉर्स माइथोलॉजी को फॉलो करते थे। इसी नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक भगवान होता है उनका, जिसको आज आप मार्वल यूनिवर्स में देखते हो, वो हथौड़ा लेके गॉड ऑफ थंडर घूमते रहते हैं, वो उनके भगवान थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर क्रिश्चियनिटी आ गई। 11th-12th सेंचुरी के बाद से यहां पर पूरा क्रिश्चियनाइजेशन हो गया इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का। फिनोस्कैंडिया के अंदर बेसिकली फिनलैंड ऐड हो जाता है और डेनमार्क बाहर हो जाता है। तो यहां पर केवल जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला वाले देश हैं
स्वीडन और नॉर्वे, साथ में फिनलैंड और जोड़ लो, और रशिया का भी कुछ इलाका है यहां पर। तो रशिया के दो एरिया हैं, एक तो कोला पेनिनसुला जिसकी कल भी हमने चर्चा करी थी, जहां पर मुर्मांस्क स्थित है, और ये वाला एरिया इनका करेलिया नाम का एक प्रोविंस है। तो ये वाले एरियाज भी अगर जोड़ लो तो इसको कहते हैं फिनोस्कैंडिया। तो ये सब कल्चरली आपस में काफी लिंक्ड थे। याद रखना डेनमार्क इसमें शामिल नहीं होता है, फिनोस्कैंडिया के अंदर डेनमार्क को बाहर निकाल देते हैं। फिर आ जाओ नॉर्डिक कंट्रीज पे। नॉर्डिक कंट्री या फिर जैसा वहां के लोग उसको कहते हैं नॉर्डर्न कंट्री, थोड़ा नॉर्थ से मिलता जुलता शब्द है ये। इसमें 5 देश आ जाते हैं। इसमें पांचों जिनकी मैंने चर्चा मैप में करी थी वो आ जाते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो ऐसे याद रख लेना कि नॉर्डिक शब्द छोटा है लेकिन इसमें देश ज्यादा हैं, और स्कैंडिनेविया शब्द लंबा है लेकिन इसमें देश कम है। केवल 3 देश हैं, डीएनएस, और नॉर्डिक के अंदर 5 देश आते हैं, डीएनएस प्लस आईएफ। ठीक है, आईएफ या एफआई, अब डीएनएस एफआई इस तरह से याद रख सको तो रख लेना। अब इन देशों की कुछ डिपेंडेंसीज भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया मैप में कि डेनमार्क का हिस्सा है फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड, तो ये दोनों भी बाय डिफॉल्ट नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल हो जाते हैं। अब ग्रीनलैंड अलग देश नहीं है, कई लोग उसको काउंट कर लेते हैं कि ये छठा देश है, लेकिन वो छठा देश नहीं है, वो डेनमार्क का हिस्सा है। फिर कुछ और आइलैंड्स हैं जैसे फिनलैंड का एलैंड आइलैंड, जैन मायन आइलैंड, ये सब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एक स्वालबार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वालबार्ड जो नॉर्वे का हिस्सा है वो आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है और वहां पर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च होता है। और याद रखना जो वो सीड वॉल्ट बना हुआ है वो भी स्वालबार्ड में बना हुआ है, तो इसलिए स्वालबार्ड इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे आइलैंड आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। तो एक बार फिर से नॉर्डिक कंट्रीज को हम देख लेते हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से आ जाएंगे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और पांचवा है आइसलैंड, और डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, तो ये भी यहां पर शामिल हो जाएगा, और फैरो आइलैंड्स भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री की मैं बात करूं तो केवल ये वाले 3। चाहो तो इस मैप के माध्यम से भी याद रख लेना, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तब थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको रिवाइज करने में। जितने भी रंगीन देश नजर आ रहे हैं वो सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं, और जो लाल रंग में नजर आ रहे हैं ये 3 हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब इन्होंने मिलकर अपनी एक नॉर्डिक काउंसिल बना रखी है, ये भी जरा याद रख लेना। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्लियामेंट से कुछ डेलीगेशंस या डिग्निटरीज को भेज देते हैं और इस नॉर्डिक काउंसिल में आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो इसमें 87 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें ये सारे देश नॉर्डिक कंट्रीज जो है सब शामिल है। इनके सबके पार्लियामेंटेरियंस इसका हिस्सा हैं, और ये इसका लोगो है। इन नॉर्डिक कंट्रीज की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो ये कि ये ट्रेडिशनली फिश रिसोर्सेज पर निर्भर रहे थे, लेकिन 20वीं सदी में इनमें से कई देश ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर डिपेंडेंट है। जैसे खास करके नॉर्वे के पास बहुत बड़ा भंडार है ऑयल का, हालांकि वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करता लेकिन एक्सपोर्ट करता है, और वही उसके अमीर होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। स्वीडन ने अपनी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप करी थी 1930s के बाद से। खास करके स्वीडन दुनिया में हथियारों का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड, और इस प्रकार से ये देश काफी अमीर हो गए हैं अब। तो अब ये केवल मछली पालन पर निर्भर नहीं करते हैं। यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लंबी है, 80-90 साल तक लोग आराम से जी लेते हैं। लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, पीएचडी तक अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सरकार उसके लिए पैसा दे देती है। आपको कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपनी जेब से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज यहां पर जोड़ लो कि टैक्स रेट बहुत हाई है, 50-55% टैक्स यहां पर लोगों को देना पड़ता है, और वो सब इसीलिए फैसिलिटी मिल पाती है हेल्थ और लिटरेसी की, क्योंकि टैक्स रेट इज वेरी हाई। इन देशों के जो उत्तरी एरियाज हैं यहां पर ज्यादा आबादी नहीं रहती, ज्यादातर पॉपुलेशन इनकी इन दक्षिण वाले कोस्टल एरियाज में रहती है, क्योंकि उत्तर वाले एरिया लगभग पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। गर्मियों में भी यहां पर काफी ठंडा मौसम होता है, इसलिए ये इतने इनहैबिटेबल प्लेसेस नहीं है। अब क्योंकि ये देश काफी समानताएं रखते हैं आपस में, तो कई बार दूसरे देशों से जब डील करनी होती है, ट्रेड वगैरह की बातचीत करनी होती है, तो एज ए ग्रुप ये बात करते हैं, डील करते हैं। खास करके यूरोपियन यूनियन से भी ये बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि हम सब तो भाई भाई हैं और पांचों भाई मिलकर आपसे बात करेंगे। और अगर यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप की बात करूं तो 2 देश ऐसे हैं इन नॉर्डिक कंट्रीज में जो ईयू का हिस्सा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको याद रखना। आइसलैंड और नॉर्वे ये दोनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और अब आप देख रहे हो कि यहां पर यूके भी ईयू से बाहर आ चुका है। तो ये कलरलेस कंट्रीज जो है यहां पर, ये ईयू का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक एरिया है, जिसको हम ईईए कहते हैं, या फिर जो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका पार्ट ये दोनों देश हैं। ठीक है, उसमें दोनों शामिल हैं। उसमें केवल स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है, बाकी ये सारे देश उसमें शामिल हो जाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये पार्ट है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि यूनाइटेड किंगडम जो ब्रेग्जिट के तहत यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, क्या वो इस EEA का हिस्सा है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला पॉइंट नेटो मेंबरशिप का याद रखना। तो नेटो की सदस्यता में बिल्कुल उल्टा है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं था वो यहां नेटो का हिस्सा है। तो नॉर्वे और आइसलैंड और डेनमार्क ये 3 देश हैं जो नेटो का पार्ट है।
स्वीडन और फिनलैंड ये नेटो का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 देश हैं, खास करके ये याद रखना, नॉर्वे और आइसलैंड वाला फैक्ट है ना, ये यूरोपियन का पार्ट नहीं है और नेटो का हिस्सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इन देशों के कैपिटलिज्म या सोशलिज्म के मॉडल्स की। तो ब्रीफली चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन जब भी कोई रैंकिंग आती है तो आप देखोगे कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये हमेशा टॉप 10 में होते हैं। मतलब इनमें से 10 में से 4 या 5 तो ये नॉर्डिक कंट्रीज ही होते हैं। चाहे वो HDI रैंकिंग देख लो जिसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है 2020 की रैंकिंग में, चाहे वो हैप्पीनेस रैंकिंग देख लो जो रिसेंटली आई थी, इसमें तो सारे के सारे नॉर्डिक कंट्रीज टॉप 7 रैंक में है। तो ऐसा क्या जादू कर रही है इनकी सरकार की ये इतने अच्छे से अपनी इकोनॉमी को भी चला रहे हैं और लोग भी खुश हैं? तो देखो, इनका जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वो अमेरिकन मॉडल से थोड़ा अलग है। अमेरिका की जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, बेसिक ऑन पेपर फ्री मार्केट इकोनॉमी तो इनके पास भी है, सेम मॉडल है, लेकिन जो एंग्लो अमेरिकन लिबरल मॉडल है उससे ये थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं। यहां पर वर्कर्स की जो वेजेस हैं, तनख्वाहें हैं, वो काफी अच्छी हैं। सरकार एजुकेशन को पूरी तरह से स्पॉन्सर करती है और यहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसके बारे में एक काफी अच्छी किताब है, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क बाय जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, लेकिन अब इसको पढ़ने मत बैठ जाना, सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी जमा लेना इन सब किताबों से जो मैं आपको बताता रहता हूं, और तब मेरे को थैंक यू बोल देना, लेकिन अभी मत पढ़ना, ठीक है। बेसिक बस इतना सा याद रखो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया है। इन्होंने वर्कर्स पर ज्यादा ध्यान दिया और सोशल वेलफेयर पर काफी ध्यान दिया है। तो इनका जो सोशल वेलफेयर नेट है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो एजुकेशन हो, वो काफी अच्छे से डेवलप्ड है। और उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो नॉर्वे के पास जैसे ऑयल की वेल्थ है, ऑयल वेल्थ से इन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। स्वीडन में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया था 20th सेंचुरी की शुरुआत में, वहां से उनके पास काफी पैसा आ गया। फिनलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इतने सारे पेड़ हैं उनके, काट काट के उसको बेचते रहते हैं, पेपर का पैसा आता रहता है। तो इस प्रकार से हर देश के पास कुछ पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स हैं जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक तरक्की बहुत अच्छे से हुई है। और आपको केवल एक डिफरेंस बताना चाहता हूं मैं कि यूएस और इन नॉर्डिक कंट्रीज के बीच का कितना बड़ा गैप है। देखो, एवरेज वॉल स्ट्रीट बोनस 1985 में कितना था, यानी कि जो ये वॉल स्ट्रीट कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, ये अपने टॉप बॉसेस को जो बोनस देती हैं एनुअल, वो 1985 में था $14,000। 2020 में ये था लगभग $2 लाख के आसपास, $1,84,000। कितनी बढ़ोतरी हो गई, 10 गुना से भी ज्यादा, 12-13 गुना हो गया। लेकिन जो मिनिमम वेज है यूएस में, यानी कि अगर आप वहां पर मजदूरी भी करोगे जाकर, तो एक मिनिमम तनख्वाह एक वर्कर को जो मिलती है वो फिक्स है, सरकार वहां पर फिक्स करती है उसको। 1985 में मिनिमम वेज थी $3.5 से भी कम, और आज ये $7.25 है, यानी कि डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 3 गुना भी नहीं हुई है। तो यहां पर बोनस देख रहे हो आप, टॉप बॉसेस का बोनस 13 गुना बढ़ चुका है, लेकिन वर्कर की सैलरी यहां पर 2-2.25 गुना बढ़ी है पिछले 35 सालों में। अगर यही वाला रेट वर्कर की सैलरी में भी बढ़ता तो आज अमेरिका में बेसिक सैलरी एक वर्कर की होती $44 प्रति घंटा। तो जो 3 से 7.25 तक पहुंची है वो 3 से 44 तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पहुंची है। तो इस प्रकार से अमेरिका में जो वर्कर की सैलरी है वो स्टेगनेट करती जा रही है बहुत दशकों से, और अमीर वहां और अमीर होता जा रहा है और गरीब लगभग उसी लेवल पर है। दुनिया में कई विश्लेषक इन नॉर्डिक कंट्रीज की सफलता के पीछे एक और कारण बताते हैं, वो है इनमें फ्री एजुकेशन। तो अगर वहां पर आपको PhD तक करनी है स्वीडन में, वो भी सरकार उसका पैसा दे देती है। MA, BA, BSc, आपको चाहे जैसा रिसर्च करना हो उसके लिए आपको ग्रांट मिल जाएगा। मैं खुद पर्सनली 1-2 लोगों को जानता हूं जो वहां पर हायर एजुकेशन के लिए गए थे, एंड हायर एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री, विच इज सो सरप्राइजिंग। मतलब आज हमारे देश में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति 25-30 की उम्र तक अगर पढ़ना चाहे तो वो कैसे अपने आप को सस्टेन करेगा। उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो माता पिता से पैसे मांगेगा या साइड जॉब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे 30 साल की उम्र के जो कोई कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, दे आर स्टिल स्टडिंग, दे आर कंप्लीटिंग देयर PhDs, और वो इसीलिए क्योंकि वहां पे स्टेट उनको इस चीज के लिए स्पॉन्सर करती है। तो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। हेल्थ केयर फ्री है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और उसके अलावा पेंशन्स और सीनियर सिटीजन्स को वहां पर अकोमोडेशन मिलता है, घर वगैरह दे देती है सरकार अगर आप बहुत बूढ़े हैं, आप खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का सेफ्टी नेट वहां पर बहुत ज्यादा है, और यही रीजन है कि जितने भी रैंकिंग्स हैं उसमें नॉर्डिक कंट्रीज टॉप पर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन देशों में सब कुछ परफेक्ट है। दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। इन देशों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इनकी जो पर कैपिटा कार्बन एमिशंस हैं वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। स्वीडन जैसे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बहुत ज्यादा होता है, मतलब कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, उनके जो वहां जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होने वाली जो रेट है वो बहुत हाई है। तो इस प्रकार की समस्याओं से ये देश भी जूझते हैं, लेकिन बाकी सभी चीजों में काफी तरक्की करने के कारण इनकी HDI रैंक्स हमेशा हायर रहती हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, मुझे कमेंट में बताइए ब्रीफली 100 शब्दों के अंदर कि क्या आप एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल को प्रेफर करेंगे या नॉर्डिक मॉडल को। और याद रखिए, नॉर्डिक मॉडल में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर पैसा बहुत चाहिए सरकार को, टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं। तो आप भारत का क्या भविष्य देखते हैं, इस बारे में मेरा सवाल है,
कमेंट ऑन अ फ्यूचर पाथ फॉर इंडिया, वुड यू प्रेफर द एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल और द नॉर्डिक मॉडल। और यहां पर देखो राइट लेफ्ट ये सब करने मत बैठ जाना, सोशलिज्म कम्युनिज्म, बिल्कुल टू द पॉइंट मुझे जवाब चाहिए। सोचो कि आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, इस प्रकार से मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूं। अगले 24 घंटे में जो बेस्ट कमेंट आएगा उसको मैं अपने कल के लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन भी करूंगा, दिखाऊंगा भी। पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। और याद रखिए कि अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है उसका फायदा अब ये है कि यहाँ पर बैचेस होते हैं। तो 28 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें 2022 के लिए आर्ट एंड कल्चर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। दूसरे भी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ किस टीचर से क्या पढ़ूं। आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बैच तैयार किया गया है, आप बस एक बैच को ज्वाइन कर लीजिए और आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट इस वक्त फायदा है अनअकैडमी कोर्स को ज्वाइन करने का। तो आर्ट एंड कल्चर की जो मेरी क्लास है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, वो 1 मई से स्टार्ट हो रही है रात को 8 बजे। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू नीड टू ज्वाइन दिस बैच कोर्स ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसमें आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो फ्री टेस्ट सीरीज हैं उनका फायदा उठाइए। इस महीने के पहले पहले कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 5 टेस्ट दे दें। 4 दिन में 5 टेस्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको महिपाल कोड की आवश्यकता रहेगी। और आप टेस्ट सीरीज में अपना स्कोर देखो, कितना स्कोर कर रहे हो, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी का स्तर जांच सकते हैं। रविवार को कॉम्बैट होता है, उसमें भी हिस्सा लीजिए और आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका वहां मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।